पढ़ा है अब देखो आपके पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, x 2x और 4x है शोन इन द डायग्राम। शो दैट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय। देखो दो चीजों का जिक्र है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम किस तरीके से निकलता है अरीब? देखो बेस एरिया, ये बेस है, टाइम्स द लेंथ। तो बेस क्या है? एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस है सॉरी, ठीक है। तो वॉल्यूम किस तरीके से निकलता है? जैसे आपको बताया था कि बेस एरिया टाइम्स द लेंथ। तो बेस एरिया, बेस का बेस क्या है? एक रेक्टेंगुलर बेस है, तो बेस का एरिया निकाल दो, x मल्टीप्लाई बाय 2x, रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, विच विल बी 2x मल्टीप्लाई बाय x, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है? लेंथ है 4x, ठीक है। इसको l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h भी कर सकते हो, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। तो ये वॉल्यूम आपका क्या निकल गया? 8x क्यूब निकल गया। आपने वॉल्यूम निकाल दिया। यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय x क्यों करा? हालांकि बेस भाई बेस एरिया ना, तो बेस का एरिया निकाल दो, तो बेस मल्टीप्लाई रेक्टेंगल का एरिया टाइम्स इसकी लेंथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एंड द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम भी निकाल दो। ओ सॉरी, वॉल्यूम निकाल दिया और सरफेस एरिया का जिक्र था, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ये एक 3D ब्लॉक है आपके पास, ये आपके पास क्यूबॉइड है, तो इसका टोटल एरिया किस तरीके से निकलता है? सारी साइड्स के एरिया को आप ऐड कर देते हो, नीचे की जमीन, ऊपर की छत, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और दो ऐसी बैक, यानी कि हर साइड्स आपकी दो दफा हो, ठीक है। तो पहले ये रेक्टेंगल को देखो, ये बेस है आपके पास जिसको मैंने येलो से शेड किया है, एक और भी इस तरफ बेस होगी, ठीक है, रेक्टेंगल की। तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकल जाएगा आपके पास, यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, ये बेस, और इसको टाइम्स कर दो 2 से, ऐसी दो आपके पास साइड्स हो, प्लस, अच्छा ये x है, ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, तो x मल्टीप्लाई बाय 4x भी हो जाएगा यहाँ पर, और इस साइड को भी दो दफा करोगे क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड भी बनी हुई होगी, प्लस ऊपर की छत जो ये आपके पास बनी हुई है, ये वाली छत, और नीचे की जमीन भी होगी। तो अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x, एंड 2x मल्टीप्लाई बाय, अगर ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 4x कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4x, और ऐसी कितनी साइड्स है अरीब? ऐसी दो साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अरीब यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? 8x स्क्वायर, एक मिनट, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, और अच्छा ये टाइम्स 2 भी हो रहा था, फ्रंट पे 2 मल्टीप्लाई होता है, 2 प्लस 16x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा आपके पास कितना आ गया? ये हो गया 28x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब कह रहे हैं कि सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय, तो आपको ये चीज शो करनी है दैट s इज इक्वल्स टू 7v टू द पावर 2/3, ये आपको शो करना है, सही है। ये आपको क्या करना है? आपको ये शो करना है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक करीब? कोई मसला? कंफर्म कर लेते एक दफा सरफेस एरिया की इक्वेशन को, 2x मल्टीप्लाई बाय x टाइम्स 2 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाय 4x, ठीक है, ये भी टाइम्स 2 हो रहा है, और आपके पास 2x मल्टीप्लाई बाय 4x, ये भी टाइम्स 2, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, सही है, x मल्टीप्लाई बाय 4x, और हाँ सही है, और ये भी टाइम्स 2 हो रहा है, और ये 2 है, हाँ बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। सर ये s इक्वल्स टू 7 2/3 कैसा है? ये हमें शो करना है, अरे ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो अच्छा इसको शो किस तरीके से करोगे? देखो अगर आपको यहाँ पर एक बताया हुआ है कि s इज इक्वल टू 7v ना, तो सरफेस एरिया की इक्वेशन को आपको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देना है। यहाँ सरफेस एरिया की जगह क्या लिखा हुआ है? 28x टू द पावर 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लो, यानी कि वॉल्यूम की इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x क्यूब। अरे ये समझ आ रहा है? और जब दोनों साइड्स पे क्यूब लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये ऐसे हो जाएगा, देखना, क्योंकि एक साइड क्यूब है, दूसरी साइड पे क्यूब लगाओगे तो ये पूरा क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x। ये बात समझ आ रही? अब एक बात बताओ, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और जब इस पूरे फ्रैक्शन पे है पावर 1/3, तो मतलब v के ऊपर ही पावर 1/3 होगी, और 8 के ऊपर ही पावर 1/3 होगी। मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ये हो गया x के बराबर, और फिर x किसके इक्वल हो गया? v टू द पावर 1/3 ओवर 2। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? देखो, हरी कोई क्वेश्चन है? अब इस x को इधर लगा दो, ठीक है, इस x को इधर लगा लो, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप? एक्स स्क्वायर की जगह आप ये लिख दोगे क्या? v टू द पावर 1/3 ओवर 2, इस तरह से कर दो, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर कितनी है? 2 है।
समझ आया यहाँ तक करी? तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे है, बाकी तो सब चीजें आसान है इसके अंदर। एस इज इक्वल्स टू 28। देखो जब एक स्क्वायर पूरे फ्रैक्शन पे होगा तो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर होगा, तो मतलब v टू द पावर 1/3 भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 1s एंड 4 7s। तो s इज इक्वल्स टू 7, और v टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये v टू द पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पार्ट शो कर दी। नहीं आया समझ में? यहाँ तक मरियम आया समझ? सर ये 8 को 2 में कैसे किया आपने? 8 टू द पावर 1/3 का रिजल्ट 2 होता है, चेक इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। 8 टू द पावर 1/3 का मतलब कि ये क्यूब रूट है, एंड क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2 होता है। ओके, ओके। सही है। मेरे जहन में ऐसा है कि देखो सरफेस एरिया को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको शो करना है, तो आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि जैसे x को सब्जेक्ट बना दिया वॉल्यूम की इक्वेशन में से, ताकि हम जब उसको सरफेस एरिया पे पुट करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाए सब चीजें। अरे बार है, समझ में आ रहा है? कोई मसला तो नहीं? एनी क्वेश्चंस मरियम, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। जी तो सर। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, अब पार्ट 2 पहले पढ़े कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1000। तो हमें पार्ट 2 के अंदर एक चीज गिवन है कि वॉल्यूम के पार्ट 2 के अंदर एक चीज हमें गिवन है, दैट वॉल्यूम ओवर हियर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई क्या लिखा हुआ है? द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट, अब ये देखो ये चीज क्या गिवन है, अरे मुझे बताओ, द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यूनिट्स देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये क्या दिया हुआ है आपको? ds अपॉन dt दिया हुआ है। सरफेस एरिया को s से डिनोट किया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt आपको कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 2। समझ आया री? यहां तक आपको ये 2 गिवन है। आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? हमें तो dv ओवर dt निकालना। तो ये दो डेरिवेटिव्स आपके पास हैं। तीसरा डेरिवेटिव कैसे निकलती है? देखो टी को हटा के वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एस को इक्वेशन है, बिल्कुल है, ये रही आपकी। ठीक है, तो इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या करोगे? एस इज इक्वल्स टू 7v टू द पावर 2/3, डिफरेंशिएट करो तो क्या निकलेगा? ds ओवर dv निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर गोज डाउन गेट्स मल्टीप्लाइड विद 7, एंड पावर में से क्या हो जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 14/3, और पावर कितनी हो जाएगी? -1/3। सो दिस इज ds अपॉन dv। ओके, 3 डेरिवेटिव्स आपके पास आ गए, चेन रूल अप्लाई कर लो। कैसे अप्लाई कर दे चेन रूल? दैट ds अपॉन dv इज इक्वल टू ds अपॉन dt, इन द डिनोमिनेटर यू हैव dv अपॉन dt। तो ds अपॉन dv कितना है? 14/3 v टू द पावर -1/3। आपको ds अपॉन dt दिया हुआ है, निकालना क्या है? dv बाई dt निकालना। ओके, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पर पहले आप एक काम करो, वॉल्यूम की जगह 1000 रख दो। 1000 टू द पावर -1/3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय dv बाय dt। ओके, पहले इसको इवेल्युएट कर लो। 14/3 मल्टीप्लाई बाय 1000 टू द पावर -1/3 कितना हो जाएगा ये आपके पास? मल्टीप्लाई बाय 1000 टू द पावर -1/3, तो दिस इज गिविंग यू 7/15। तो 7/15 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन dv बाय dt। सो dv बाय dt को सब्जेक्ट बनाओ, dv बाय dt को इस तरफ लेके चले जाओ, 7/15 को डिवाइड कर दो उससे, तो ये 2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, एक सेकेंड, dv बाय dt इक्वल्स टू 2 ओवर 7/15 हो जाएगा ये, तो 2 डिवाइड बाय 7/15, 15 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 30/7। सो ये आपके पास dv बाय dt आ गया। सही है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम निकालना। सो ये 4 मार्क का सवाल था, और ये भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। हरीफ कोई मसला तो नहीं हो रहा यहाँ पर? हाँ हाँ, ये लो, सवाल समझ आया है? यस। बस चेन रूल अप्लाई किया, 7/15, और ये 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 30/7। समझ नहीं आ रहा? आ गया, गुड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला जो सवाल है वो आपको दिया हुआ है। ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 23, ये मैं करवाता हूँ। अच्छा, आमना आपका कल टेस्ट है, सही है, और बाकी मैंने स्टूडेंट्स का ट्यूसडे को रखा है। तुम्हारा भी कल टेस्ट है, आज टेस्ट था? डिफरेंशिएशन का भी तो दिया था मैंने। सर टाइम बता दे। टाइम आप मुझे बताओ कब फ्री हो?
कल आपको जिस टाइम पे देना आपके लिए टाइम मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको टेस्ट बना के दे दूंगा आपको। मुझे डिफरेंशिएशन और क्वाड्रेटिक्स मुझे डिफरेंशिएशन और क्वाड्रेटिक्स पहले साथ दे दो, ट्यूसडे को ही दे देना फिर पूरा, डिफरेंशिएशन भी दे देना, क्वाड्रेटिक्स भी दे देना। अच्छा यस, आप एक काम ये करो कि आप ना मुझे किसी भी टाइम दे दो, जिस टाइम पे आप फ्री हो मुझे मैसेज कर दो, मैं बस टेस्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है? So now this is the question. अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। The diagram shows a water container in the form of inverted pyramid, which is such that when the height of the water level is h, the surface area of the water is a square of side 1/2 h सेंटीमीटर। देखो क्या, गौर से सुनना, इतना मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो आपसे कह रहे हैं कि देखो ये एक पिरामिड टाइप का शेप है और इसकी जो स्क्वायर साइड है ना, ये स्क्वायर साइड है, ये जो मैंने ऊपर देखो, इसको तुम अगर ऐसे देखो ना 3D फिगर में, तो ये स्क्वायर बेस बनी है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 1/2h। तो अगर इसकी एक साइड 1/2h है तो लाजमी सी बात है कि इसकी ये वाली साइड भी 1/2h होगी, ये वाली साइड भी 1/2h होगी और ये वाली साइड भी 1/2h होगी, ठीक है। 4 साइड होंगे ना स्क्वायर की, तो ये सारी साइड 1/2h के बराबर हो गई। कह रहे सरफेस ऑफ द वाटर इज स्क्वायर, तो स्क्वायर बेस कहलाया जाएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर इन टर्म्स ऑफ एच। जो भी वाटर जितना भरा हुआ है उसका वॉल्यूम बता दो इन टर्म्स ऑफ एच। याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड आपको कितना दिया हुआ है, 1/3 AH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है कितना, 1/3 टाइम्स AH। और आपको वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एच करना है, तो उसका मतलब आपको यकीनन एरिया को हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया को आपको हटाना पड़ेगा ना, ये एरिया आपके पास ए आया हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से आप इस एरिया को हटाओगे आप, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर इन टर्म्स ऑफ एच। हमारे पास वॉल्यूम का ये रहा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये है आपके पास, उसका बेस एरिया ए है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हैविंग अ बेस, तो बेस आपके पास ए है एंड अ वर्टिकल हाइट इज एच। तो ये आपकी वर्टिकल हाइट एच हो गई। और बेस कैसी बनी हुई थी, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग पे कि एक स्क्वायर बेस है आपके पास, तो यानी कि स्क्वायर बेस है तो ए की जगह स्क्वायर का एरिया लगा दोगे, क्योंकि ये बेस एरिया है ना, ए क्या है यहाँ पे, बेस एरिया है। तो जब आपके पास बेस ही स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया लगा दो यहाँ पे। सो इट विल बी, क्या होगा स्क्वायर का एरिया, बेस इज द स्क्वायर, ये स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर बेस का जो एरिया होगा ये क्या होगा आपके पास, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2h मल्टीप्लाई बाय 1/2h, सो इट विल बी 1/4 h²। तो उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, आप ए की जगह, तो ये पार्ट 1 है आपका, और ए की जगह 1/4h² लगा दोगे। ओके, समझ नहीं आ रहा है यहाँ तक? मल्टीप्लाई बाय 1/4h² मल्टीप्लाई बाय h, सो वॉल्यूम आ गया 1/12h³। सो दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h। अब इसका पार्ट 2 देखो, तो पार्ट 2 में दे आर सेइंग कि वाटर इज स्टेडीली ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, वाटर इज स्टेडीली ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पानी और भर रहा है, ठीक है। पानी और भर रहा है तो उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वॉल्यूम कितने हिसाब से बढ़ा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, अब यूनिट्स पे गौर करना, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो आमना मुझे बताओ ये 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मतलब पानी हर मिनट 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। 1 मिनट में 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, 2 मिनट में 40 हो जाएगा, 3 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल चीज मेरे पास क्या गिवन है, टाइम के हिसाब से क्या चीज बढ़ रहा है मेरे पास, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बताओ ये 20 सेंटीमीटर पर मिनट मेरे पास क्या चीज गिवन है? यस आमना, आवाज आ रही मेरी? यस सर। क्वेश्चन नहीं सुना? नहीं सर, आवाज अटक गई थी। देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर इज स्टेडली ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे कि पानी इस कंटेनर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ड्रिप हो रहा है इस कंटेनर के अंदर। तो यकीनन जब वाटर लेवल राइज हो रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। और वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, कह रहे 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि हर मिनट में 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो 2 मिनट में 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 3 मिनट में 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब मुझे क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये मुझे क्या गिवन है?
यूनिट्स पे गौर करो, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, क्या चीज है ये मेरे पास? कम ऑन आमना, स्पीड 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यूनिट्स पे गौर करो, वॉल्यूम पर मिनट, क्या है ये? वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, अब तो बता दो क्या चीज है ये? आमना, इट विल बी डीवी बाई dt। यूनिट्स पे गौर करो ना, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। पर मिनट टाइम का होता है, तो टाइम के हिसाब से वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है मुझे, डीवी बाई dt होगा। सही है। अब क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 पे कि फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। वाटर, एक्सीलेंट, डीएच अपॉन dt कहलाया जाएगा। वाटर लेवल राइज हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि देखो लेंथ बढ़ रही है, मतलब हाइट बढ़ रही है पर मिनट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे क्या गिवन है? डीएच बाई dt गिवन है, और डीएच बाई dt मुझे निकालना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, दो डेरिवेटिव्स आ गए, तीसरा डेरिवेटिव कहां से आएगा? इस इक्वेशन से। ओके, सो क्योंकि dt dt को हटाओ तो यार v और h नजर आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन हाइट कैसे निकलेगा? v इन टर्म्स ऑफ h से, यहां से आप dv बाई डी निकाल दो। आमना कल टेस्ट है आपका, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, आज का दिन है आपके पास। सो ये पावर गोज डाउन, 1/12 से मल्टीप्लाई हुआ और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, सो इट विल बी 1/4 h स्क्वायर। सो दिस इज dv बाय dh। और आपको इनफैक्ट इन्होंने h भी दे दिया होगा। हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 10, तो डायरेक्ट आप शुरू में एक काम करो कि इसकी जगह 10 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स 100, सो दिस इज एक्चुअली 25। तो dv बाय dh कितना निकल गया मेरे पास? dv बाय dh 25 निकल गया। बस तीन डेरिवेटिव्स मिल गए। अब चेन रूल अप्लाई कर दो कि dv अपॉन dh is equals to dv by dt. In the denominator you have dh by dt। तो dv by dh कितना गिवन है? 25 हमने पहले से निकाल दिया है। dv by dt 20 है, dh by dt हमें निकालना है, तो इज इक्वल्स टू dh by dt उस साइड चला जाएगा, और 20/25, 5 4 5 5, दिस विल बी 4/5। तो 0.8 आपके पास आ गया। 4 मार्क का सवाल था। ओके, तो ये भी आपसे हो गया पूरा क्वेश्चन। समझ आया आमना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? 4/h, और आपके पास सर आंसर आ गया। 0.80 आ रहा है, विच इज 4/h, बिल्कुल सही निकला। ओके, अच्छा अब एक काम करो, क्वेश्चन 25 ट्राई करो, गौर से पढ़ो इस चीज को। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है, कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन बाउल कंटेनिंग वाटर, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज h, वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम की इक्वेशन दी हुई है। अब क्या कह रहे हैं कि वाटर इज पोर्ड इनटू अ बाउल एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, अब इस यूनिट्स को देखना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बताओ ये चीज, अब आमना मुझे अब इस चीज का बताओ क्या चीज है ये? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बताओ क्या है ये? ये भी dv upon dt है। dv अपॉन dt, यूनिट से डिसाइड करो ना, दिस इज dv अपॉन dt। सही है, तो dv बाई dt कितना है? 2 है। फाइंड द रेट एट विच द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग। रेट एट हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या निकालना है? dh बाई dt निकालना। जब हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 3, मतलब h इज इक्वल टू 3। पहले नोट डाउन कर दो क्या क्या चीजें गिवन है। सही है, और उसके बाद अप्लाई द चेन रूल। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 करो, शाबाश, और मुझे इसका आंसर पूरा चाहिए। सोचता ना कि डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, बस वॉल्यूम वगैरह इन सब चीजों को याद रखो, सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा, वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा, और ये आराम से। अच्छा अब इस सवाल को जरा गौर से पढ़ना, क्या गिवन है इसके अंदर देखो। एक आपको फिगर पॉइंट 1, ये फिगर पहले पॉइंट 1 पे नोटिस करना, जो इस तरह का बनाया हुआ है आपके पास पूरा। ओपन टैंक है। ओपन टैंक का मतलब कि ऊपर की जो छत है ना, छत ये खुली हुई है आपके पास, ठीक है, ऊपर की छत खुली हुई है, तो यहाँ से आप ये समझो कि कुछ भी वाटर पोर किया जा सकता है, कुछ भी यहाँ, यानी कि ऊपर से ये ओपन है। द वर्टिकल एंड्स ABE वर्टिकल एंड्स का मतलब ये वाला, देखो वर्टिकल एंड, एक ये वर्टिकल एंड है, और DCF यानी कि एक साइड पे बना हुआ है तो दूसरी साइड पे भी ऐसी है। सही है, अरीब समझ आ रहा है? आर आइडेंटिकल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने? क्योंकि देखो ये दोनों एंगल सेम है, तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो एंगल सेम होते हैं, और अगर दो एंगल सेम होगा तो दोनों साइड्स भी सेम होंगी, यानी कि AE और BE दोनों के एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको x कर देते हैं और इस साइड को भी x कर देते हैं। AE और BE दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सिमिलरली DF और CF भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द AD इज 40। अब AD 40 गिवन है आपको, तो अगर AD अगर 40 है तो B से लेकर C तक भी कितनी हो जाएगी? एक रेक्टेंगल बना हुआ है ऊपर,
तो बी से लेके सी तक कितनी हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी। और अगर आप इसको प्रिज्म समझो 3D फिगर है तो ई से लेके एफ भी क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास 40 हो। एक प्रिज्म बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द टैंक इज फिक्स्ड इन अ पोजीशन विद द ओपन टॉप। ओपन टॉप है, वही बात शुरू में करी कि अब वाटर इज poured इनटू अ टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, अरीब मुझे बताओ ये क्या गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या है ये? सर ये डीवी अपॉन डी डीवी आप यूनिट से डिसाइड कर ले, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि इसको ऐसे समझो कि अब पानी डाला जा रहा है, हर सेकंड में 200 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, वाटर लेवल 200 सेंटीमीटर क्यूब राइज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि डीवी अपॉन dt कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मुझे ये गिवन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, द डेप्थ ऑफ द वाटर टी आफ्टर फिलिंग स्टार्ट इज h, तो डेप्थ को उन्होंने h से डिनोट किया है, ठीक है। यानी कि जैसे इसकी जो हाइट है ना, जैसे उसने पता है क्या, ए बी ई का जो कोना है ना, वो फिगर पॉइंट 2 पे भी शो कर दिया कि वर्टिकल एंड था ना आपके पास, देखो यहाँ पे वर्टिकल एंड था ना, क्या लिखा हुआ है, द वर्टिकल एंड्स ए बी, तो ए बी ई का हमें वर्टिकल एंड उन्होंने अलग से शो कर दिया, यहां तक समझ आ रहा है। अब आगे पढ़ो, शो डेट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज h, जब उसकी h को, जैसे फिगर पॉइंट 2 में बताया हुआ है कि वर्टिकल एंड्स में जो हाइट होगी, डेप्थ होगी, वो h होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, h होगी। तो आगे आपसे क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इज गिवन बाय, तो आपको शो ये करना है कि वॉल्यूम इज गिवन बाय 40 रूट 3 h स्क्वायर, ये आपको शो करना है वॉल्यूम, दिस इज यू हैव टू शो। अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, क्या होता था, बेस एरिया टाइम्स द लेंथ, यही होता था। तो अब इसका अगर मुझे इस शेप का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम पे देखो वर्टिकल एंड ये कहलाया जाएगा, समझ आ रही, ये वर्टिकल एंड कहलाई जाएगी, ठीक है। तो दिस बेस, इसका एरिया निकालोगे टाइम्स दिस लेंथ कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम इस तरीके से पहले वॉल्यूम को निकाल देते हैं। तो बेस क्या है आपके पास, वर्टिकल एंड आपके पास बेस है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रहा, समझ आ रही है यहां तक, एनी क्वेश्चंस? और अब यहां पर एक बात बताओ, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 ही होगा, और ये एंगल भी 30 होगा, रीप समझ आई, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ये अगर हाइट h है तो बताओ मुझे यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी h ही कहलाई जाएगी, समझ आ रहा है यहां तक, एनी क्वेश्चंस? या आपके पास, ये आपके पास क्या, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, समझ आ रही बात, एनी क्वेश्चंस, कोई मसला तो नहीं हो रहा? अच्छा, अब हम यहाँ पर करेंगे पता है क्या, हम इस, ये जो आपके पास क्या बना हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेस जितना पानी भरा हुआ है उतनी ये बेस है, तो ये बेस एरिया निकाल दोगे आप, समझ आ रही, ये बेस का एरिया निकाल दोगे, जितना पानी भरा हुआ है, पानी इतना भरा हुआ है, देखो इस फिगर पे देखो ना, तो पानी इतना भरा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट h है, और वो डायग्राम इधर बनी, ठीक है। तो मुझे इधर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बना के दिखा दी कि इतना वाटर लेवल राइज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम किस तरीके से निकालें, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, बेस एरिया टाइम्स लेंथ, तो बेस क्या है आपके पास, जितना पानी भरा हुआ है, तो वो एक आपके पास ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, दैट विल बी योर बेस। कैसे निकलेगा ट्राइंगल का एरिया, अब यह आपको निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक और सॉरी, ये वॉल्यूम का नहीं, एरिया का, यानी कि बेस लेवल का एरिया निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो पहले बेस एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हो, बेस एरिया क्या है, जितना पानी भरा हुआ है उतना एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालो। कैसे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, 1/2 टाइम्स द टू साइड्स ए मल्टीप्लाई बाय बी टाइम्स साइन सी, ये भी हमने यूज किया था ना। अब ये ए बी और सी से कंफ्यूजन है कि ए और बी और सी है क्या, देखो जब भी ट्रायंगल पर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय द टू साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल, मल्टीप्लाई बाय द टू साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। तो मैं एक काम करूंगा, एक ये वाली साइड को ले लूंगा और एक ये वाली साइड को ले सकता हूं, समझ आ रही? तो ये वाली साइड आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, वो सॉरी हाँ पाइथागोरस कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। वैसे तो आपको एक ही साइड गिवन है तो आप ट्रिक फंक्शन यूज करोगे, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, या आपके पास एडजेसेंट है। एडजेसेंट यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक की लाइन विल बी एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज कॉस लग जाएगा, ओके। सो इस इट विल बी यहां पे लगा दो, फॉर्मूला लगेगा आपके पास, इधर लगा देता हूं कि
cos 30 इज इक्वल्स टू यहां से ये वाली साइड, लेट्स कंसिडर दिस साइड x, ठीक है, ये वाली साइड को हम x कह रहे हैं, x अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी, हाइपोटेन्यूज आपको मालूम करनी है, ये 1 मिनट, ऑपोजिट अपॉन, अरे यार cos नहीं लगेगा, सॉरी cos नहीं लगेगा, h गिवन है ना आपको, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज साइन लगेगा ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ h मालूम कर रहे हैं, तो ये तो 30 के एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लगेगा, सॉरी, तो ये जो h है ये आपके पास ऑपोजिट है, तो हम साइन लगाएंगे, माय बैड, सो इट विल बी sin 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट देखो क्या है, h है आपके पास, समझ आ रही है, आपको ये लेंथ असल में मालूम करनी है, मालूम ये वाली लेंथ करनी है, ये वाली लेंथ मालूम करनी है, ओके, तो ऑपोजिट विच इज h, हाइपोटेन्यूज जिसको आप हाइपोटेन्यूज ही अज्यूम करो, हम एक काम कर लेते हैं, इसको x अज्यूम कर लेते हैं, इसको x कह देते हैं, समझ आ रही है यहाँ तक, तो अब ये क्या हो जाएगा, sin 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने अभी बताया हाइपोटेन्यूज को हम x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू h अपॉन sin 30, sin 30 का मतलब होता है 1/2, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू h अपॉन 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 2h हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो एक बात बताओ, अगर ये साइड अगर आपके पास 2h निकल गई, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी, तो अब और अगर ये दोनों एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 करो तो ये पूरे हो जाएगी 120, समझ आ रही है बात कि नहीं है, तो ये पूरी आपके पास एंगल कितना आ गई, 120 आ गई, इस हाइट को भले मैं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल मिल गया और साइड टू साइड्स मिल गए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 टाइम्स द टू साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल 120, तो हम सेकंड वाला यूज कर लेंगे, सही है, तो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे अब मैं निकाल रहा हूँ 1/2 टाइम्स द टू साइड्स, देखो 2h और 2h, तो 2h मल्टीप्लाई बाय 2h मल्टीप्लाई बाय साइन, एंगल कितना बन रहा है देखो, द टू साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल 120, तो साइन 120 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, आप एरिया निकालो, h मल्टीप्लाई बाय 2h कितना हो गया, 2h स्क्वायर, साइन 120 कैलकुलेटर से चेक करो कितना निकलेगा साइन 120, जल्दी चेक करो, √3/2 निकलेगा, चेक कर लो, मैंने नहीं यूज किया कैलकुलेटर, इट विल बी √3/2, सही है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए और आपके पास एरिया क्या आ गया, √3h² आ गया, सो दिस इज द एरिया, यहां तक कोई मसला, तो ये आपके पास ये एरिया कौन सा है, ये बेस एरिया है, तो बेस एरिया की जगह क्या लिख दोगे, √3h², सही है, तो बेस एरिया टाइम्स इसके लेंथ कौन सी जा रही थी, 40 सेंटीमीटर थी, ठीक है, जाहिर बात है कि जितना वाटर लेवल राइज होगा तो यहां से लेके यहां तक की भी लेंथ कितनी होगी, 40 ही होगी, तो टाइम्स क्या कर दोगे आप, टाइम्स कर दोगे 40, तो मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम आया वो आया 40 मल्टीप्लाई बाय √3h², क्या यही आपको शो करना था, यही शो करना, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, आमना और मरियम कोई सवाल इसमें, नहीं सर। समझ आ गया सब कुछ, अच्छा लेट्स डू पार्ट 2, अब पार्ट 2 यस के अंदर सर। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेट एट विच h इज इंक्रीज, तो इसका मतलब कि हमें dh बाय dt निकालना है, हमें गिवन क्या है एट द स्टार्ट, अगर हम पढ़ें तो हमें dv बाय dt पता था, dv बाय dt आपको पता है कितना है भाई, वो 200 है, आपको निकालना क्या, dh बाय dt, तीसरा डेरिवेटिव कहां से आएगा, आपने अभी ऊपर इक्वेशन बनाई वॉल्यूम की, आपने शो किया है कि इट इज 40 √3h², इसको डिफरेंशिएट करो, इसको dv बाय dh निकालो, तो क्या निकलेगा, ये पावर गोज डाउन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 40√3, सो इट बिकम्स 80√3h हो गया, तो ये dv अपॉन dh आ गई है, कितना आया ये 80√3h आ गया, अच्छा सेकंड पार्ट में हमें हाइट दी हुई है व्हेन h इज इक्वल्स टू 5, तो h की जगह यहाँ 5 लगा दो पहले से ही, सो 80√3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये हो जाएगा 400√3, सो दिस इज dv बाय dh, अब चेन रूल अप्लाई करो तो सिंपल हो गया सवाल, सो आंसर विल बी dv बाय dh is equals to dv by dt, in the denominator you have dh by dt, dv by dh 400√3 है, dv by dt 200 है, dh by dt मालूम करना है, so dh by dt this will be equals to 200 upon 400√3, so dh by dt 0 0 cancel, 2 1s are 2 2s are, so 1/2√3, this is dh upon dt, any questions यहाँ तक, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, 6 मार्क का सवाल, सो सिर्फ वॉल्यूम एरिया इनके फॉर्मूले को परफेक्ट करो, इजीली ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगी आप लोगों से, कोई सवाल कोई मसला,
सो ये वाला भी हो गया। और इसके बाद अब ये क्वेश्चन है 34। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 भी चेक कर लो। क्या है ये? दिखाओ एक सेकंड। तो थैली में डाल के दे दो ना। रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं नीचे डाल के दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट रुक जाओ। करीब आपको क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। क्या क्या शेप्स के वॉल्यूम हो सकते हैं, बस वो अप्लाई करना और चेन रूल बनाना और कुछ नहीं मिस सकते। अच्छा क्या लिखा हुआ है? अ वाटरमेलन। अब देखो वाटरमेलन लिखा हुआ है इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल। स्फेरिकल इन शेप है, यानी कि स्फेयर है आपके पास। इट्स मास m एंड रेडियस, मास को m से डिनोट किया हुआ है, रेडियस को r से डिनोट किया है। आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला, यानी कि मास से कोई ना कोई रिलेशन बना के दे दिया रेडियस का। m इज इक्वल्स टू kr क्यूब वेयर k इज अ कांस्टेंट। It is also assumed that the radius is increasing at a constant rate of 0.1 centimeters per day. बताओ ये क्या चीज आपको गिवन है? Radius is increasing at a constant rate of 0.1 centimeter per day, यानी कि हर दिन उसका रेडियस 0.1 सेंटीमीटर बढ़े जा रहा है। रेडियस बढ़ रहा है हर दिन, मतलब टाइम के हिसाब से रेडियस बढ़ रहा है, तो ये dr अपॉन dt गिवन। सो dr अपॉन dt मुझे कितना गिवन है? मुझे 0.1 सेंटीमीटर गिवन है पर डे। अब कह रहे हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन किसी एक दिन जब चेक किया तो रेडियस कितना हुआ? 10 हुआ और मास कितना हुआ? 3.2 हो गया। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सही। अच्छा आपको शुरू में मास इज इक्वल्स टू के आर क्यूब भी दिया हुआ, तो ये भी एक इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में गिवन थी। अब ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेडियस इज 10 एंड द मास 3.2 हमने लिख दिया यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द रेट एट विच द, अब ये क्या फाइंड आउट करना है? रेट एट विच द मास इज इंक्रीजिंग ऑन दिस डे। तो अरे मुझे जो बताओगे क्या है निकालना? क्या है? रेट एट विच मास इज इंक्रीजिंग, टाइम के हिसाब से कितना मास बढ़ रहा है। dm अपॉन dt आपको मालूम करना है। ओके समझ आ गया? अच्छा सबसे पहले आप एक काम करो, k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें ये गिवन है कि किसी पर्टिकुलर डे के अंदर रेडियस 10 है, मास 3.2 है। मास की जगह लिख दो 3.2, k की जगह लिख दो 10 या आर क्यूब। 3.2 अपॉन 10, एक सेकंड मैंने r की जगह k की जगह रखा, r की जगह रखा, तो k r का क्यूब। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू k। कितना हो जाएगा ये चेक करो कैलकुलेटर से। 3.2 डिवाइड बाय 10 क्यूब, 3.2 डिवाइड बाय 10 के ऊपर क्यूब, सो दिस विल बी 0.0032 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ के भी आ गई है। सही है, तो अब आप क्या करो, ये वैल्यू ऑफ के इधर लगा दो और ये देखो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 0.0032 आर क्यूब। तो मेरी इक्वेशन अब ऐसे बन चुकी है। इसको डिफरेंशिएट, अब देखो आपके पास आपको एक तो dm अपॉन dt मालूम करना है। इसको मैं कॉपी करके इधर या इधर ही लेके आ जाओ। हमें ये मालूम करना, ओके। आपके पास m इज इक्वल्स टू के आर क्यूब है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो बताओ क्या निकलेगा? जैसे देखो यहाँ पे m और r है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक dm अपॉन dr निकल जाएगा। तो dm अपॉन dr निकाल दो, dm अपॉन dr। के आर क्यूब है, पावर गोज डाउन गेट्स मल्टीप्लाइड विद के, सो दिस इज 3k एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3k आर स्क्वायर। k की जगह क्या लगा दो? k की जगह आप लगा दो 0.0032 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सो दिस इज dm अपॉन dr। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 0.096 आर स्क्वायर। दिस इज dm अपॉन dr। अप्लाई द चेन रूल नाउ। So dm by dr is equals to dm by dt. The denominator you have dr by dt. So dm by dt आपको कितना है? आपको तो निकालना है। dr by dt कितना गिवन है आपको? 0.1. So it will be, अच्छा dm upon dr की जगह लिख दो आप 0.0096। r की वैल्यू दी हुई है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेडियस इज 10, तो r की वैल्यू 10 कर दो। सर 0.00 नहीं, सिर्फ 0 हाँ 0. अच्छा सॉरी 0.0096, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। नहीं, आपने यहाँ पे 0.096 लिखा है और नीचे आपने 2 आप सही कर दिया, सही हो गया हाँ यही यही यही, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dm अपॉन dt आपको मालूम करना है।
dr अपॉन dt कितना है 0.1 है, सही है। अब dm अपॉन dt निकल जाएगा, 0.1 को साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 0.0096 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दो 0.1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दो 0.1 के साथ। सो योर आंसर इज 0.096। सो dm बाई dt क्या आया आपके पास 0.096 आ गया। कितने मार्क का क्वेश्चन था? 5 मार्क का सवाल था, इजीली हो गया ये। कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर? मेरे पास यस, एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई मसला? अरे समझ आ गए क्या? नहीं भाई, क्या हो गया? आधा घंटा और क्या हो गया? अच्छा बैठो तो सही। सही है, तो ये पूरा हो गया। 36 ट्राई करना, ऑयल पाइपलाइन वाला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को करवाए हुए क्वेश्चंस। अब यानी कि इतना हम लोगों ने कर लिया कि अब तुम लोग सारे क्वेश्चन इसके इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम चेन रूल का। तुम्हारी आमना टेस्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर करो, एंटायर टेस्ट है, टेस्ट मुश्किल होगा, प्लीज मार्क्स अच्छे चाहिए इसके अंदर। लेट्स ट्राई दिस वन। जस्ट वेट फॉर अजान देन वी कैन जस्ट कंटिन्यू, ठीक है। ये वाला सवाल अजान के बाद कंटिन्यू करो। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। हाँ हाँ, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं? द डायग्राम शोज द कर्व। कर्व नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर जो भी हो वो इसमें लिखा हुआ है, लिख दो कोई सा भी क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द कर्व y is equals to 2x square एंड द पॉइंट x आपको दिया हुआ है। पॉइंट x लाइज ऑन द x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट x, आप लोग देख रहे हो। क्या कह रहे? और पॉइंट p भी आपको गिवन है। पॉइंट p देखो क्या है, ये रहा पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स p, 0 p आपको नहीं पता, ओके। पॉइंट q लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट q ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो पॉइंट p के वर्टिकली ऊपर क्या है, पॉइंट q। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब कोई भी पॉइंट वर्टिकली ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। बात समझ आ रही है आप? तो अगर क्योंकि ये पॉइंट कर्व का ही, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, p ही होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कर्व का ही है, उसका x कोऑर्डिनेट आपको पता है और आपको कर्व की इक्वेशन भी पता है, तो आप लोग इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे? इस x p को कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, सीधा सीधा भाई। अगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना, अगर आपको इसका x पता है, x कैसे पता चला? क्योंकि पॉइंट p वर्टिकली बिलो है, तो वर्टिकली अगर बिलो है तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, x कोऑर्डिनेट तो स्टेज द सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि p अगर इसका x कोऑर्डिनेट को कर्व की इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2p² हो जाएगा। 2x² है ना कर्व की इक्वेशन। तो ये पॉइंट क्यू पता चल गया आपको, इन टर्म्स ऑफ पी पता चल गया। यानी क्वेश्चंस यहां तक। अब आपको क्या कह रहे हैं, कह भी रहे कि पी क्यू इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। बिल्कुल वही बात हो रही है कि ये पी क्यू इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। जी हरी बोला। नहीं क्वेश्चंस था पूछ। वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। अब वाई कोऑर्डिनेट देखो, वर्टिकली जब ऊपर जा रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहे, तो पी के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, जब वर्टिकली पॉइंट क्यू पे गए तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2p²। कैसे पता चला? कर्व की इक्वेशन में डाल दिया हमने एक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल XPQ, ये ट्राइंगल आपके पास, इसका ट्राइंगल का क्या निकालना है मुझे? एरिया निकालना। समझ आ रही है बात? इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना। कैसे निकालोगे? 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? 1/2 टाइम्स द बेस टाइम्स द हाइट, दिस इज द एरिया। तो 1/2 टाइम्स, अब बेस देखो क्या होगी, बेस आपके पास px होगी, p से लेके x तक की लेंथ, टाइम्स px टाइम्स हाइट क्या हो जाएगी? हाइट होगी pq, pq विल बी द हाइट, द वर्टिकल हाइट pq। समझ आ रही है? तो हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले pq लिख दो यहाँ पे कि वर्टिकल हाइट विल बी pq। समझ आ रहा है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? अब px देखो क्या हो, देखो px का डिस्टेंस आप लोग ऐसे देखोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट्स है, यूनिट को देखना है, और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितने यूनिट्स हो गए? -2 और फिर 0 हो गए। कितने यूनिट्स हो गए? -2 से 0 पे चले, कितने यूनिट्स हो गए? 2 यूनिट्स हो गए। जबरदस्त। तो px की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2, सॉरी x0 2 है। फिर 0 से हमें यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है ना, पूरा निकालना है ना भाई। तो 0 से लेके x तक की लेंथ तो कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ आ रही? और 0 से लेके p तक कितनी हो जाएगी? कितना डिस्टेंस है 0 से p तक की? कितनी हो जाएगी? x कोऑर्डिनेट को देखो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल बेस देख रहे हैं, देखो नहीं नहीं नहीं, 0 से p तक गए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो ये 0 से 2 क्या होता? 2 ही होता, तो सिर्फ p हो जाएगा। तो मतलब ओरिजिन से लेके o से लेके p तक की जो लेंथ है, o से p, x से o तक कितनी लेंथ है? 2, o से p तक कितनी लेंथ हो जाएगी? p। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? xp 2 + p हो गई। तो इसका मतलब कि px की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 2 + p हो गई। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? अब pq की बात करते हैं। pq वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट को चेक किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल x तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहते हैं, तो सिर्फ आप वर्टिकल डिस्टेंस चेक करो। देखो अरीब इसको समझ लो एक दफा। 0 से लेके कहां तक गए? 2p²। सो pq की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2p² ही हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ वर्टिकली ऊपर गए हो ना यार, तो 2p² हो जाएगी। सो 2p² विल बी द लेंथ ऑफ pq, और ये आपने एरिया निकाल दिया। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। p² मल्टीप्लाई बाय 2 + p, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये एरिया निकाल दिया आपने इन टर्म्स ऑफ p, इन योर, इसको पहले एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा 2p² + p³ इज इक्वल्स टू एरिया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास। अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेट एट विच a इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या है? dA/dt आपको क्या करना है? मालूम करना है, ठीक है? व्हेन p इज इक्वल्स टू 2। यस, कैसे करोगे इस सवाल को? एक सेकंड वेट करिए, जल्दी आ जाओ। ये कल कल सुबह का बोल रहे थे। हाँ, मैं अपनी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो dA/dt आपको आइडेंटिटी, अच्छा इसके स्टार्ट में भी कुछ गिवन था, द पॉइंट P मूव्स अलोंग द x एक्सिस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, अच्छा पॉइंट P मूव्स अलोंग द x एक्सिस, पॉइंट P मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.02। तो पॉइंट P की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये मुझे गिवन है dP/dt, ठीक है? यहाँ तो कोई मसला आ रही है? देखो एनी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है? और ये कितना गिवन है आपको? ये 0.02 गिवन। हरी कोई प्रॉब्लम? और आपको अब देखो dP/dt गिवन है, dA/dt गिवन है, और dt dt को हटाओ तो p और a की टर्म्स में आपने प्रीवियसली इक्वेशन निकाला, तो उससे dA/dP निकाल दो। सो dA/dP विल बी 4p + 3p²। समझ आ गई? चेन रूल बना दो यहाँ पे। सो dA/dP इज इक्वल्स टू dA/dt, ये आपको मालूम करना है। और dP/dt दिए हुए 0.02, dA/dP भी आपने निकाल दिया, इसकी जगह आप क्या लिख दो? 2p² + 3p² इज इक्वल्स टू dA/dt। इन द डिनोमिनेटर यू हैव 0.02। p की वैल्यू क्या है? 2 है, तो p की जगह क्या लिख दो? 2 लिख दो। एक मिनट, 2p था ना ये, सॉरी यार, ये 4p होगा ना, बल्कि एक मिनट, डिफरेंशिएट क्या किया था? 4p + 3p² ना ऊपर लिखा हुआ है ये नहीं। तो ये
p की जगह लिख दो 2 is equals to dA by dt and in the denominator you have 0.0 multiply कर दो 4 to the 8 multiply by 0.02 this is dA by dt कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.02 एंड यू गेट योर आंसर कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आई थिंक 4 आ जाएगा सही है हाँ 4 आएगा 4 आएगा 0.4 आएगा शायद चेक कर लेना इसको कैलकुलेटर से बहरहाल जो भी आए मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लो हाँ 0.4 आएगा तो ये आपका हो गया पूरा सवाल ओके क्वेश्चंस है यहाँ पे करीब समझ आ गया यहाँ पे चेन रूल बस अप्लाई किया सो दैट्स इट भाई ये हमारा आज की क्लास में चेन रूल मैंने आप लोगों को अब पूरा करवा दिया ठीक है सो दैट्स इट भाई टुडे आज